गुजराती लोग, ये वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आया? खाना, डांडिया और गरबा, उनके बोलने का लहजा। नहीं, हम लोग गरीब लोग छू, 101 रुपए से ज्यादा की मदद नहीं करी सकू छू। और ढेर सारा पैसा, राइट? इंडिया में गुजराती और मारवाड़ी सिर्फ 5% है, लेकिन देश की 50% से भी ज्यादा वेल्थ इन्हीं लोगों के पास है। और इंडिया तो छोड़ो, ये लोग विदेश में जाके भी बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। अब अमेरिका में ही देख लो, गुजरात की एक छोटी सी कम्युनिटी है पटेल, वो अमेरिका में सिर्फ 1% है, लेकिन वहाँ के 50% से ज़्यादा मोटेल्स के मालिक है। और मज़ेदार बात तो ये है कि उनको फॉरेन लैंग्वेज भी नहीं आती, तो ऐसा ही नहीं क्या आता है जो इतने सक्सेसफुल बन जाते हैं? जवाब है धंधो, यानी कि बिजनेस। बाकी लोगों से जब बिजनेस नहीं होता तो वो जॉब करते हैं, गुजराती से उल्टा करते हैं। जब उनसे जॉब नहीं होती तब वो बिजनेस करते हैं। तभी तो इंडिया में 169 बिलियनर्स में 58 बिलियनर्स गुजराती है, यानी कि हर 3 बिलियनर में 1 बिलियनर गुजराती है। इंडिया के सभी बड़े ब्रांड्स रिलायंस, निरमा, अदानी, पार्ले, गोदरेज, अमूल, टाटा, सिम्फनी, सनफार्मा और ऐसे तो कई सारे ब्रांड्स जो गुजराती ने बनाए। इसी के चलते मैं सबसे पहले आपको सुनाने वाली हूँ एक गुजरात के छोटे से शहर राजकोट के एक बिजनेसमैन की कहानी। ये एक सिनेमा हॉल में 90 रुपये में काम करता था और हाथों से जूस बना के उसकी कैंटीन में बेचता था, और आज उसकी कंपनी 4 करोड़ रुपीस की है। इनकी प्रोडक्ट इतनी सक्सेसफुल है कि आज लेस और कुरकुरे जैसी बड़ी ब्रांड को भी ये टक्कर देता है। ये स्टोरी है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्नैक बालाजी कंपनी के फाउंडर चंदूभाई वीरानी की। चंदूभाई वीरानी के फादर सिंपल किसान थे। उन्होंने जमीन बेचकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस बिजनेस में वो काफ़ी नए थे और एक्सपीरियंस भी नहीं था, जिसकी वजह से ये बिजनेस फ्लॉप हो गया और चंदूभाई वीरानी को छोटी सी एज में एक सिनेमा घर के बाहर गेट कीपर का काम करना पड़ा और कई बार सिनेमा हॉल भी साफ करवाया जाता था। और एक बार हुआ ये कि जो वहाँ पे सिनेमा घर की जो कैंटीन थी, वो कैंटीन चलाने वाला वहाँ से चला गया, तो सिनेमा घर के मालिक को ना उस कैंटीन को चलाने के लिए कोई चाहिए था। तो उनसे सोचा कि ये गेट कीपर काफ़ी हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, ऑनेस्ट है, तो क्यों ना मैं उसे ही ये कैंटीन चलाने के लिए दे दूं। लेकिन चंदू भाई ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ली और उस कैंटीन में वर्क करना स्टार्ट कर दिया। कैंटीन में समोसे, पकड़ और सैंडविचेस चीजें बेची जा सकती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर कस्टमर कम आए तो हो सकता है कि वो सारा माल बिगड़ जाए, तो वहाँ पे ऐसी चीजें बेचनी होगी जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो। और इसीलिए वो घर जाके अपने भाइयों के साथ हैंडमेड वेफर्स बनाते थे और उसको पैक करते थे और फिर वो आके कैंटीन में बेचते थे। तो ये उस वक्त की बात है जब पैकिंग फूड का इतना प्रचलन नहीं था, और ये देखते देखते इतना फेमस हो गया कि आसपास की जो कैंटीन वाले थे वो भी चंदू भाई के पास आते, उनकी वेफर्स लेते और अपने कैंटीन में बेचते थे। तो इसी तरीके से चंदू भाई के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बिकने लगी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। तो ऐसे में ही चंदू भाई और उनके भाई अच्छे से लाइफ जी सकते थे। लेकिन चंदू भाई ने सोचा कि नहीं, इसको मुझे लार्ज स्केल पे ले जाना चाहिए। चंदू भाई ने सोचा कि बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक मैन्युफैक्चर प्लांट खोलना होगा, ताकि जब वो बल्क में वेफर्स को प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। और उन्होंने मैन्युफैक्चर प्लांट खोलने के लिए बैंक से लोन भी ले लिया। अब तो क्या है कि ये बहुत कॉमन है कि हर एक चिप्स ना मशीन में ही बनती है, लेकिन उस वक्त ना ये बहुत रेयर था और उन्होंने करे दिखाते हुए लोन लेके एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला और जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उनकी प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा हिट हुई और वो अपने प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट करते गए और फिर 90% सेल गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गोवा में, और ऐसे करते करते अब पूरे इंडिया में इनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 65% है। दूसरी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है 5th फेल सावजी भाई ढोलकिया की। वो कितने सक्सेसफुल थे ये तो आप इस वीडियो क्लिप को देख के ही समझ जाओगे। दरअसल सावजी भाई ने अपने 600 कर्मचारियों को दिवाली बोनस के तौर पर चमचमाती कार का तोहफा दिया। कंपनी की है जिसका मालिक हर साल दीपावली से पहले बतौर बोनस अपने कर्मचारियों को कार देता है। नाम है सावजी भाई ढोलकिया। और अब एक दिलचस्प खबर सूरत से, जहां एक डायमंड कारोबारी ने अपने कर्मचारियों को गिफ्ट में दी है लाखों की मर्सिडीज कार। ये महंगी कार 3 कर्मचारियों को मिली है जो 22 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं। 600 कर्मचारियों को कार गिफ्ट करने वाले सावजी भाई बाई बर्थ इतने अमीर नहीं थे। बचपन में उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी और इसीलिए उनके स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी और 12 साल की एज में वो सूरत शिफ्ट हो गए अपने अंकल के पास। उनके अंकल एक डायमंड ट्रेडर थे। वहाँ पे वो 180 रुपीज़ की नौकरी में लग गए और 10 सालों तक उन्होंने वही काम किया। और जब वो उसमें परफेक्ट हो गए तो उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर डायमंड पॉलिशिंग का ही अपना खुद का काम स्टार्ट कर दिया।
तभी 1991 में लिबरलाइजेशन होने की वजह से इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट की काफ़ी ज़्यादा ट्रेड बढ़ने लगे थे और उसी के चलते डायमंड की बढ़ती मांग को देखकर सावजी भाई ने सोच लिया कि अब बारी आ गई है बिजनेस को एक्सपांड करने की। और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए सावजी भाई ने मुंबई में एक एक्सपोर्ट्स का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया और उसका उन्होंने नाम दिया है हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स। ऐसे तो कई सारे गुजराती है और उनकी कई सारी कहानियाँ हैं, लेकिन ये वीडियो उस पर नहीं है कि गुजराती कितने सक्सेसफुल है और गुजराती कितने कूल है। नहीं, ये वीडियो उस पर है कि गुजराती और मारवाड़ी लोग ऐसा क्या जानते हैं जो आम से लोग नहीं समझ पाते। हमें बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में यही समझाया जाता है कि ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। हमारा मानना है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लेकिन धंधो फ्रेमवर्क के चलते गुजराती का मानना ये है कि हमें रिटर्न तो हाई चाहिए लेकिन रिस्क लो चाहिए। और यही वजह है जिसकी वजह से आज यूएसए में 53,000 होटल्स और मोटेल्स में से 22,000 मोटेल्स गुजरातियों के हैं और ये लोग 6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इनफैक्ट यूएसए में रहने वाला एक गुजराती एवरेज अमेरिकन से ज़्यादा पैसा कमाता है, लेकिन ये पहले से इतना अमीर नहीं थे। 1970 में गुजराती युगांडा में बिजनेस किया करते थे, लेकिन वियतनाम वॉर के चलते उनको वहाँ से मूव होना पड़ा। उनमें से कुछ लोग इंडिया वापस आ गए तो कुछ अपने लक को आजमाने अमेरिका चले गए और वहाँ पे उनको टूटी फूटी अंग्रेजी के साथ वाइट कलर जॉब तो मिलने से रहा। तो अब बिना छत के बीवी बच्चों के साथ न करने को काम है और न रहने को घर। ऐसी हालत में करे तो करे क्या। और उसी बीच अमेरिका और अरब देशों के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम भी काफ़ी बढ़ गए थे और उसी की वजह से अमेरिका में टूरिज्म और जो घूमना फिरना था वो लोगों ने बंद कर दिया था। तो मोटेल्स के बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा मंदी छाई हुई थी। वहाँ के मोटेल्स के मालिक मोटेल्स को चला नहीं पा रहे थे और ऊपर से स्टाफ की सैलरी देना और ईएमआई देने जितनी भी उनकी इनकम नहीं हो पा रही थी। उसी बीच मोटेल्स के प्राइस काफ़ी लो हो चुके थे और यहीं पे पटेल भाई ने देखा कि 30 कमरों वाला $50,000 का मोटेल सिर्फ $5,000 की डाउन पेमेंट में मिल रहा है। और तभी उन्होंने सोचा कि ये बिजनेस करने जैसा है, रहने को छत भी मिल जाएगी और जैसे वॉर ख़त्म होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा तो फिर से ये बिजनेस चलने लगेगा। और गुजराती आदमी है, दिमाग तो लगा ही गई। तो उन्होंने सबसे पहले स्टाफ को निकाल दिया और सभी काम उनके परिवार वाले मिलकर ही करने लगे। अब उनको रहने के लिए सिर्फ 2-3 कमरे ही चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने बाकी कमरों को लो प्राइस पे देना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे उनको प्रॉफिट होने लगा और इनको देखते बाकी सारे मोटेल्स के मालिक भी उनको कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा लो प्राइस में अच्छी सर्विस दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट होने लगा। और प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हुए वो हाई-फाई मोटेल्स को भी परचेज करने लगे। और इसी वजह से आज यूएसए में पटेल्स 50% से ज़्यादा मोटेल्स के मालिक हैं। तो चलो धंधो फ्रेमवर्क से लो रिस्क और हाई इनकम वाले कुछ रूल्स सीख लेते हैं। इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। ये तो हम सब जानते हैं कि एक्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसीलिए पटेल्स ने मोटेल्स जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जो इजी टू अंडरस्टैंड था और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हिस्ट्री थी उनके रेवेन्यू की, जिसके बेस पे उनका आइडिया आ गया कि इतनी सेल्स तो होगी ही होगी, क्योंकि वो सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, स्टूपिड बिजनेस में नहीं। बिजनेस विद ड्यूरेबल मोड्स। मोड्स यानी कि किले के आसपास की वो जगह जो किले के को प्रोटेक्ट करती है। उसी तरीके से बिजनेस में भी काफ़ी कुछ ऐसे मोड्स होते हैं जो आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हैं। मान लो कि आपके एक एरिया में जूस की शॉप है और उसी एरिया में दूसरी जूस की शॉप ओपन हो जाती है, तो उस वक्त आपको आपकी प्राइस कम करनी होगी, वरना लोग जहाँ पे कम प्राइस में मिल रहा होगा वहाँ पे जाके जूस पीना पसंद करेंगे। और अगर आपने बिजनेस में मोड्स को क्रिएट किया हुआ होगा तो आपको प्राइस कम करनी ही पड़ेगी, आप सेम प्राइस पे ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकोगे। जैसे कि जूस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा देना, जूस देने वाला जो ग्लास है और जो स्ट्रॉ है उसकी क्वालिटी अच्छी रखना, आपकी शॉप की और उसके आसपास की जगह को हाइजीन रखना, ये सारी चीज़ें जो दूसरों से आपको अलग बनाएगी वो आपके लिए मोड्स बनेगी, जिसकी वजह से लोग आपके वहाँ ही जूस पीना पसंद करेंगे, चाहे एरिया में कितनी भी शॉप ना खुल जाए। और यही स्ट्रेटेजी कुछ बालाजी कंपनी को भी काम आ रही है। यूज़ आर्बिट्राज। आप किसी भी चीज़ को कम दाम में खरीदते हो और ज़्यादा दाम में उसके बेच देते हो, उसके बीच में जो आपको मुनाफा होता है उसे कहते हैं आर्बिट्राज। मेनली 4 टाइप के आर्बिट्राज है, जिसमें से फर्स्ट आर्बिट्राज ऑफ टाइम। मान लो कि आप अभी गोल्ड परचेस करते हो और उसको 5 साल के बाद बेच देते हो, तो वो जो गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होगी जिसको आप सेल करोगे तब आपको जो मोटा मोटा प्रॉफिट मिलेगा उसको कहते हैं आर्बिट्राज ऑफ टाइम, क्योंकि उसको टाइम के ड्यूरेशन के बाद आपको एक बहुत ही बड़ी अमाउंट का प्रॉफिट हुआ। सेकेंड आर्बिट्राज ऑफ प्लेस।
सूरत की डिज़ाइनर साड़ी आप 5000 में खरीदते हो और उसको मुंबई में जाके 10,000 रुपीज़ में सेल करते हो तो पर पीस आपको 5,000 रुपीज़ का मुनाफा हुआ, यानी कि जो प्रॉफिट मिलता है उसे कहते हैं आर्बिट्राज ऑफ प्लेस। थर्ड, आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। मान लो कि आपको किसी की मैरिज एनिवर्सरी या फिर बर्थडे पार्टी पे डेकोरेशन का काम मिलता है, तब आपको चाहिए होंगे बलून्स, स्टिकर्स, लाइटिंग और केक। तो इन सब की कॉस्ट पड़ती है 5,000 रुपीज़। और फिर 2-3 घंटे डेकोरेशन करने के बाद जब आप उनसे 10,000 रुपीज़ चार्ज करते हो तो आपकी सारी चीज़ें 5,000 में पड़ी हुई थी, लेकिन आपने अपनी वैल्यू ऐड करके उसी सब चीज़ों के लिए आप 10,000 रुपीज़ हमें चार्ज किए, तो ये हो गया आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। ये काफ़ी सारी चीज़ों में देखने को मिलता है, जैसे कि एक मिल्क है वो 1 लीटर 60 रुपीज़ का आता है, लेकिन उसमें से आप अगर पनीर, आइसक्रीम या फिर मिल्क शेक बनाओ तो उसको आप 350 या फिर उससे भी ऊपर में सेल कर सकते हो। और यही सारी चीज़ें आपको मकान बनाने में, फर्नीचर बनाने में या फिर किसी और चीज़ में जहाँ पे कोई इंसान आपको उसकी वैल्यू ऐड करके आपको सेल करता है, तब आप उसकी जो सर्विस लेते हो उसके बेस पे आप उसको पे करते हो, उसे कहते हैं आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। फोर्थ, तो धंधो आर्बिट्राज। इस आर्बिट्राज का ये मतलब है कि आप चीज़ें तब खरीदो जब वो कम से कम प्राइस में मिल रही हो और उसे तब बेचो जब उसके हाई प्राइस पे पहुंच गया हो। इसे कहते हैं धंधो आर्बिट्राज। और धंधो फ्रेमवर्क उसी के बेस पे चलता है कि रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा। इसीलिए पटेल्स ने $5,000 की डाउन पेमेंट पे प्रॉपर्टी ली, क्योंकि उनकी सिंपल सी फिलोसॉफी है, हेड आई विंस, टेल्स आई डोंट लूज मच। और इसीलिए वो पैसा कमाते ज़्यादा है और गवाते कम है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इन्वेस्ट इन कॉपीकैट्स रादर देन इनोवेटर्स। और इसी के चलते यूएसए में कुछ पटेल्स भाई आए और उन्होंने मोटर्स के बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हुए देखकर दूसरे भी उनको सेम कॉपी करके वहाँ पे अमेरिका आए और उन्होंने भी मोटर्स बिजनेस को स्टार्ट किया। और इसी तरीके से सिंपल के मॉडल्स के बिजनेस के आइडिया को सभी लोगों ने कॉपी कर दिया। वैसे भी गुजराती आदमी को ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन समझ में नहीं आती, उनको तो समझ में आता है तो सिर्फ प्रॉफिट। सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसीलिए आइंस्टाइन भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस के 5 टाइप्स होते हैं: स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, जीनियस एंड सिंपल। उनके अकॉर्डिंग सिंप्लिसिटी हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है। तो इसी के अकॉर्डिंग धंधो फ्रेमवर्क भी सिंपल है और इसीलिए उसमें पावर है। इसके अलावा भी गुजरातियों में कुछ खासियत होती है, जैसे कि वो अपने फैमिली को और कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं और उसी के साथ साथ नई नई अपॉर्चुनिटी को खोजते रहते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क को लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। મળીએ નવા વિડીયોમાં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।